नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। दोस्तों, मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही होगी क्योंकि दोस्तों मुझे जुकाम है, जिसकी वजह से मेरी जो आवाज़ है वह सही से नहीं आ पा रही है। दोस्तों, मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं यह वीडियो बनाने के लिए बेबस हूँ क्योंकि दोस्तों आप लोगों की डिमांड पर, बच्चों की डिमांड कर मैंने यह वीडियो बनाया है। वह कह रहे थे कि आप हमें ये बताइए कि ये नवोदय के पेपर में कितने तरह के क्वेश्चन, जो मैथ के क्वेश्चन हैं, मैथ के प्रश्न हैं, वह किस तरह के आए थे, जो आकृतियां हैं वह किस तरह की आई थी। तो दोस्तों मैं यह पूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ। यह मेरा ही स्टूडेंट है, अंसार है। और दोस्तों यहाँ पे इसका आप रोल नंबर देख रहे होंगे और यह आप पुस्तक का कोड देख रहे होंगे। तो दोस्तों मैं आपको यह बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो कुल टोटल क्वेश्चन आए थे वह 80 क्वेश्चन आए थे और यह 100 नंबर के क्वेश्चन थे। दोस्तों 100 नंबर के क्वेश्चन से, जिसमें आप देखोगे कि जो आकृतियाँ हैं ये 40 इसके प्रश्न आए थे और 50 नंबर के थे। जहाँ पे दूसरा देखोगे आप, जो अंक गणित थी, यह 20 क्वेश्चन आए थे और 25 नंबर की अंक गणित थे। दोस्तों तीसरा है भाषा, तो भाषा के 20 क्वेश्चन आए थे और यह 25 नंबर के थे। इस तरह से दोस्तों यह पूरे पेपर में 80 क्वेश्चन और 100 नंबर के क्वेश्चन थे। जिसमें दोस्तों आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहली आकृति आप देख रहे होंगे, इसमें एल बना हुआ है, इसमें एल बना हुआ है। दोस्तों आप देख रहे हैं मैं किस तरह से एल बना रहा हूँ। इस तरह से 3 आकृति में एल सही बने, बट जो आप तीसरी आकृति, चौथी आकृति देख रहे हो दोस्तों, इसमें एल बन रहा है, बट कैसा एल बन रहा है वो आप समझ गए होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, जो यहाँ पे बड़ा डंडा और फिर एरो लगा है, यहाँ बड़ा डंडा एरो लगा है और यहाँ बड़ा डंडा एरो लगा है, बट जो इस आकृति में दोस्तों पहले छोटा है फिर बड़ा, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आप यहाँ पे 4 क्रॉस देख रहे हैं, यहाँ 5 क्रॉस है, तो इसका करेक्ट आंसर यही होगा। इसमें 4 क्रॉस हैं और डी में भी आप 4 क्रॉस देख रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें 4 डिब्बे हैं, इसमें 4 डिब्बे, इसमें 4 डिब्बे, लेकिन इसमें दोस्तों 3 डिब्बे बने हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर टी होगा। इस तरह से दोस्तों ये यहाँ पे आप दूसरा खंड देखेंगे, भाग 2 देखेंगे, तो इसमें आपको बिल्कुल सेम आकृति का पता लगाना है। तो यहाँ पे दोस्तों सेम आकृति ए होगी। आप जरा गौर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सेम आकृति फाइंड करनी है, तो वह ए होगा, आप देख रहे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप जब देखोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह है डी होगा। दोस्तों मैं यह वीडियो लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, जिसकी वजह से मैंने पहले से ही इसमें अपने रेड पेन से टिक लगा रखे हैं ताकि वीडियो में कम से कम समय दे पाऊँ। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन आप देखोगे मित्रों, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वह है बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 8 देखोगे, तो भाग 3 में क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिख रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों ए होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पता लगाना है कि इसका करेक्ट आंसर कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ए होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 में जाओगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों डी होगा। आप इस आकृति में इसको फिट बैठा के जब देखोगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप देखोगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। देखिए कैसे ये यहाँ पे गोला बनेगा पूरा, फिर ये वाला गोला बनेगा, इसको ये पूरे डंडा लगेगा और ये गोला बनेगा, तो इस तरह से ये बी ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखोगे, यहाँ पे आपको बताना है कि इन 3 आकृति के बाद चौथी आकृति क्या होगी। तो दोस्तों ये ब्लैंक यहाँ पे आ रहा है, तो उसमें आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ये भरा हुआ यहाँ पे है, फिर इस कोने में आया, फिर ऊपर वाले कोने में। अब आप पता है कि यह इस कोने में आएगा, तो इस कोने में आप देख रहे हैं, तो इसका एक ही आकृति दिख रही है और वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 14 देखोगे, तो आपको सिर्फ एक चीज पकड़नी है दोस्तों, मित्रों आपको सिर्फ एक चीज पकड़नी है, चाहे कोई सी पकड़ लो। मैं ये फ्लैग पकड़ रहा हूँ, पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, इसके बाद दोस्तों अब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा।
तो यहाँ पे मतलब इसकी जस्ट यहाँ पे नहीं दोस्तों, थोड़ा यहाँ पे आए ना, अब इसके इस वाली पार्ट पे आएगा, तो इस वाली पार्ट पे आप ए वाली आकृति देख रहे हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आप देखोगे तो पहले ये हो गया, फिर ये पूरा फिनिश हो गया, मतलब इसको कलर कर दिया। अब ये वाला है, तो इस तरह से आपको पूरा कलर करना है, तो आपका जो कलर आकृति होगी वो है दोस्तों बी होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप देखोगे, यहाँ पे 4 डिब्बे हैं, फिर यहाँ पे 3 डिब्बे बने, फिर 2 डब्बे, फिर 1 डब्बा आएगा, तो 1 डब्बा आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 17 देखोगे मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप यहाँ पे देखोगे तो ये ऐसे बना है, और ये दोस्तों गोलाई में बना है। देखिए यहाँ पे गोलाई में बना है, इसलिए ये ऐसे बनेगा लेकिन गोलाई में बनेगा, तो दोस्तों मित्रों इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखोगे कि पहले तो ये गोला है जो छोटा सा, अभी अंदर है, अब बाहर आ गया, और ये त्रिभुज अभी अंदर है, तो ये त्रिभुज बाहर आएगा, तो त्रिभुज बाहर अभी तो आप इसमें देख रहे हो, तो अब इन 2 आकृति में। इसके बाद मित्रों आप देखोगे, इसके बाद आपको ये देखना है कि जो ये बाहर आकृति बनी है वो कलर भर के अंदर आ गई है। अब यहाँ पे जो बाहर आकृति आप ये वर्ग देख रहे हो, वो वर्ग दोस्तों अंदर आ जाएगा और भर के आएगा। देखिए यहाँ पे तो वर्ग भरा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसके बाद जो आकृति नंबर 19 है, इसमें आप देखोगे कि यहाँ पे इसके बाद 4 क्रॉस के चिन्ह लग गए, तो यहाँ पे दोस्तों कितने क्रॉस के चिन्ह लगेंगे, 3 क्रॉस के चिन्ह लग जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों बी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 20 देखोगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 में इसके जो हाथ अब ऐसे नीचे आ गए हैं, और इसमें भी दोस्तों इसके हाथ नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आ जाएंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर डी होगा। आप दोस्तों इसका करेक्ट आंसर डी लगाओ। देखो सी आप नहीं लगा सकते, हमारे इस स्टूडेंट ने सी लगाया, क्योंकि इसका जो एक पैर है वो ऊपर नहीं उठा, ऐसे नहीं उठा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों डी होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 21 देखोगे, तो इस आकृति को फिट बैठाना है, तो देखो ये तो आ नहीं सकती है। इसके बाद आप देखोगे ये भी नहीं आ सकती, क्योंकि दोस्तों यह जो आकृति है वो थोड़ा पतली है, और यहाँ पे बहुत जगह थी, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जगह थी, इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 22 को देखोगे, तो ये तो आ नहीं सकती है, ये भी नहीं आ सकती है, और दोस्तों इसका ये भी नहीं आ सकती, आप देख रहे हो, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखोगे आप, तो हमें दोस्तों मैंने इसको बना दिया है, वहाँ पे थोड़ा लग रहा था, बच्चा कह रहा था कि ये कैसे आएगा, जो आपने ए लगाया ए कैसे आएगा, तो मैंने उसको ये बना दिया है, ये पेंसिल से बनाया था दोस्तों मित्रों। तो यहाँ पे जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये मैंने थोड़ा पेंसिल से ऐसे बनाया था, तो इसका ये ऑप्शन ये सी ए ही करेक्ट आंसर था। इसके बाद 24 नंबर की आकृति आप देखोगे, हाँ 24 नंबर की आकृति आप दोस्तों देखोगे मित्रों, तो इसमें तो ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, अब यहाँ पे ये भी हो नहीं सकता, तो बाकी बचा ये इजी, बहुत बहुत दोस्तों इसको सरल आंसर थे। अब आप क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखोगे, यहाँ पे आपको दर्पण वाली आकृति फाइंड करनी है, तो आप यहाँ पे शीशा लगा के देख सकते हैं, या यहाँ पे देखोगे किस तरह से, तो हमें दर्पण में जो आकृति है मित्रों वह है उल्टी दिखानी होती है। अब उल्टी कैसे, साइड से, मतलब राइट हैंड साइड से आपको दिखाना है, ना कि नीचे से। तो यहाँ पे आप इसको देखोगे, तो यहाँ पे ये जो ये दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको एक गोला दिख रहा है, तो ये गोला ऐसे आएगा कहीं, तो कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे इसमें है, इसमें है, इसमें है, फिर दोस्तों यहाँ पे ये एरो ऐसे लग रहा है, अब जो आकृति बनेगी उसमें ऐसे आएगा, तो यहाँ तो है नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो दोस्तों कौन सी बची, बी। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप यह आकृति समझ रहे होंगे। अब जो अगली आकृति वह 26 नंबर की है, यहाँ पे आप देखोगे इसका उल्टा जो बने वह दोस्तों बी बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 आप देखोगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आप जरा ध्यान से देखोगे तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसके बाद आकृति नंबर 28 आप देखोगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। जो मेरे स्टूडेंट है इसने डी लगा दिया था। अब डी कैसे दोस्तों हो सकता है, देखो आप इस पे जब पलटाओगे ना, तो जो ये वाला है वो ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे आ जाएगा ना, तो ऐसे आएगा, किसमें आया, ओनली इसमें ही ऐसा है। अब आप आकृति 29 देखोगे, तो यह मोड़ की बनाई हुई है, मोड़ के, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखो पहले इसको ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, जब पूरी आकृति आप खोलोगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों सी होगा। इसके बाद क्वेश्चन आकृति नंबर आप 30 देखोगे, तो इसको ऐसे मोड़ के बनाया गया है, तो इसका जो खोलोगे आप, तो ए
आकृति इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आप 31 नंबर की आकृति देखोगे तो जब इसको खोलोगे ना तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर इसका सी आंसर क्यों नहीं होगा, तो सी आंसर नहीं होगा क्योंकि इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे बने ना, तो ऐसे ही खुलेगा। अब यहाँ पे ऊपर वाला आप देखोगे तो ये तो ऐसा खुला है, इसके बाद नीचे वाला ऐसा खुला होगा, इसके बाद इसका अपोजिट ये वाला होगा। बट यहाँ पे ये देखिए मित्रों, यहाँ पे आप ये देखिए ये यहाँ पे ऐसे खुल रहा है, जबकि खुलना कैसे चाहिए था, ऐसे। इसका करेक्ट आंसर होगा वह है ए होगा आकृति नंबर 31 की। इसके बाद आकृति नंबर आप 32 देख रहे होगे, तो इसमें जब यहाँ पे बिंदु लगा दिया है तो जब इसको खोलोगे तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद हमें इन टूटे फूटे टुकड़ों को मिलाकर के एक आकृति बनानी है। तो यहाँ पे आप आकृति बनाओगे तो देखिए ए तो बन नहीं सकती, आप देख रहे होगे, और ए भी नहीं बनेगी ना ये बनेगी, क्योंकि देखो इसमें 1 2 3 6 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसी इस तरह से ये पूरी भुजा होगी ना। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है बी होगा। इसके बाद 34 नंबर की जब आकृति आप देखोगे तो इससे ये वाली बनेगी, ये आप देख रहे हो ये कोई नहीं बन सकते हैं। इसके बाद आकृति नंबर आप 35 देखोगे तो यहाँ पे आपको जो डिब्बा बनाना है, जब ये चारों को मिला दोगे दोस्तों तो सिंपल सही डिब्बा बनेगा। इसके बाद आकृति नंबर आप 36 देखोगे तो इसको आप जरा ध्यान से देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है सी होगा। इसके बाद हमें अगली आकृति देखना है, तो ये जो आकृति है, ये वाली जो आकृति है वो इनमें से किस में है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो प्रश्न आकृति इसमें छिपी हुई है। देखिए ये तो होगी नहीं, ये होगी नहीं और ये भी नहीं होगी, तो बची दोस्तों ए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 38 को देख रहे होगे, आकृति नंबर 38 को, तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। आकृति नंबर 39 को आप देख रहे होगे मित्रों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। देखिए कोई इसमें आकृति मैच नहीं कर रही है। इसके बाद आकृति का लास्ट है, आकृति आप देख रहे हो, लास्ट क्वेश्चन देख रहे होगे, तो यहाँ पे जो इसकी आकृति बनेगी वह है सी बनेगी। जरा ध्यान से देखिए, ये तो बन नहीं सकती, ना ये बनेगी ना ये बनेगी, तो आपका आंसर जो होगा वह है सी होगा। इसके बाद मित्रों अब आई है मैथ की बारी। तो मैथ में आप यहाँ पे देखोगे, तो मैं जरा इसका जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो मैथ में आप क्वेश्चन नंबर 41 को देख रहे हो। तो मित्रों क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि 600 रुपए की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए, कितने 4 वर्ष के लिए 720 रुपए, सॉरी दोस्तों 720, जो 600 रुपए की राशि है वह 4 वर्ष में 720 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दें तो यह 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो इसका जो दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वह होगा 768। इसके बाद आप आकृति हैं क्वेश्चन नंबर 42 को देख रहे होगे, कह रहा है एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता, मतलब इसको 2 भागों में तोड़ दिया। कह रहा है एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तो कह रहा है कि तार के बड़े भाग की लंबाई निकालनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह एक सही 11/16 होगा। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ पे आप 43 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हैं कि एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक छोटे घन की भुजा की आपको लंबाई निकालना है। तो मित्रों कुछ नहीं करना है, आपको ये घन बड़ा वाला घन दिया है, यहाँ पे आपका घन का आयतन लगा दोगे तो आपको पता है घन का आयतन होता है वो होता है भुजा क्यू। भुजा क्यू का मतलब 6 का क्यू निकाल लोगे। अब जितना 6 का क्यू होता है 6 गुणा 6 गुणा 6 आप करोगे मित्रों, तो 6 गुणा 6 होता है 36। अब 36 में आप 6 का गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 216 आएगा। अब आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे आया 216, दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन लगा रहा हूँ, 216 है। अब 216 सेंटीमीटर क्यूब को पिघलाकर 27 छोटे घन बनाना है। तो यहाँ पे हमें 27 का भाग लगाना है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे 27 का भाग लगाओगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है 2 सेंटीमीटर होगा।
इसके बाद ये जो बच्चा है यहाँ पे कह रहा है कि सर इसका जो करेक्ट आंसर है, हमारे सर भी कह रहे थे कि ये इसका ए आंसर सही होगा, बट इसका जो ए आंसर होगा वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे अभाज्य कह रहा है। हमने उसके पेपर में लिख भी दिया है, कह रहा है जो 15 है ना दोस्तों, आपको पता है 15 जो संख्या वो है भाज्य है, अभाज्य है, बट सवाल कह रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ये वाला आंसर सही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मित्रों। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 45 देखोगे, कह रहा है एक कमरे की लंबाई 15 मीटर है, इसके संपूर्ण फर्श 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर, विमाओं की 7500 टाइलें लगती हैं, कमरे की चौड़ाई। मित्रों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई आपको निकालनी है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे मेन बात होती है, जो यहाँ पे लंबाई दी है ना मित्रों, ये लंबाई मीटर में है, और यहाँ पे जो इसकी ये विमाएं हैं ये सेंटीमीटर में है, तो आप इस लंबाई को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इस कमरे का जो है क्षेत्रफल निकाल लेना है। कमरे का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब कमरा है, कोई फर्श है, भाई कमरा हो या फर्श हो वो एक आयत के रूप में होगा। अब आयत के रूप में हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग दी है, तो हम कह सकते हैं कि जो कमरे का फर्श है वह है लंबाई और चौड़ाई। तो इसका सूत्र होता है दोस्तों लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब सॉरी मित्रों इसको स्मॉल एल लिखना था। तो यहाँ पे जो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब जो 7500 टाइल है, यहाँ पे आप 15 गुणा 12 बराबर 1500 गुणा 7500 करोगे, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वह, जब आप इस ऐसे करोगे ना मित्रों, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 900। अब 900 दोस्तों सेंटीमीटर में आया। अब आपको क्या करना है, इसका मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जब आप 100 के भाग करोगे ना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है 9 मीटर होगा। आई होप आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर आपको 46 दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है, कह रहा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या है। तो 2 अंकों वाली, ये मोस्ट क्वेश्चन है, गहरा क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन गहरा है, इसको कैसे लगाएंगे तो आप जरा ध्यान से देखोगे। कह रहा 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, तो आपको पता 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 99, है ना। इसके बाद 1 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, तो आपको पता है 9। जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 90 आएगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है 90 होगा। ये स्टूडेंट ये लगाया था 91 जो गलत है। यहाँ पे देखोगे आप 47 नंबर क्वेश्चन को, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या किससे विभाजित होगी। तो जो ये क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन हम 2-3 उदाहरण से लगाएंगे। अब कैसे, मान लो एक कोई संख्या मान लो हमने 36 मान ली, कह रहा कि इसके अंकों को जोड़ के, तो 6 और 3 होते हैं 9, घटा दो मित्रों। 9 से यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। दोस्तों 27 किससे विभाजित है, 9 3 27, इसका ही है। अभी और क्योंकि ये करेक्ट नहीं है ना, अब आप कह सकते हो कि आप इसके अलावा दूसरी भी संख्या मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो दोस्तों, कोई भी ले लो, 54 ले लो। तो इसको जब घटाएंगे, इसका अंकों के योगफल 9 होता है, घटा दीजिए तो यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 4। दोस्तों किससे कट रही है, 9 से ना, 9 पना 45। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और इसका करेक्ट आंसर होगा 9। इसके बाद आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को देखोगे, तो यहाँ पे आपको इसका सरलीकरण करना है। जब आप इन तीनों को गुणा करोगे तो आएगा 110 प्लस यहाँ पे आप करोगे 13 दूनी 26 आएगा, प्लस यहाँ पे आपका ये 7 दिख रहा है। तो जब इन तीनों को जोड़ोगे, उसमें 13 का भाग कर दोगे, तो यहाँ पे समथिंग मैंने क्वेश्चन लगाया था, मुझे याद 6 और 13 की 3 कैरी 1 2 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे आएगा 1, 143। बट यहाँ मित्रों 13 दिया है, काट देंगे, 13 एकम 13 और 13 एकम 13। तो यहाँ पे जब ये कटेगी ना, तो ये 11 बार कट जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद
ये सिंपल सा है, आपको इसको ऐड करना था। जब आप ऐड करोगे ना तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसके बाद जो 50 है इसको आप सॉल्व करोगे ना तो देखिए, अब इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पे 4 जीरो ऐसे। अब 25 से काट देंगे आप यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा 29/400 आएगा। अब दोस्तों आपका समाप्त हो गया मैथ जो 50 क्वेश्चन। अब आप 51 क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पे आप 51 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हो। क्वेश्चन कह रहा है 25 45 75 का लासा कितना होगा। अब आपको क्या करना है, इसका लासा निकालना है। एक सबसे सिंपल विधि में आपको बताऊं लासा निकालने की। तो अब यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या देखो 25 45 75 में सबसे बड़ी संख्या 75। अब 75 के पहाड़े पढ़ते जाइए, 2 बार 4 बार 5 बार ऐसा पहाड़ा पढ़िए, ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो 25 से भी कट जाए 45 से भी कट जाए, वो उसका राइट आंसर होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी होगा। इसके बाद आप 52 नंबर के क्वेश्चन को देख रहे हो। तो इसका 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभक्त करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, जब आप इसको काटो पीटोगे तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। इसके बाद आप अगले क्वेश्चन को देखोगे जो 53 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 72 और 180 का मासा 36, तो आपको इसका लासा निकालना है। एक सूत्र हमने आपको बताया था, वो होती पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अब यहाँ पे 2 संख्याएं दी हैं, इन दोनों का गुणा करना है। इन दोनों का गुणा बराबर 36 गुणा लासा। अब आपको क्या करना है, अब आपको मतलब 72 और 180 को गुणा कर दिया आपने, अब बटे ये 180 है। अब बटे यहाँ पे आपने 36 लिखा, तो काटो 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 360। और इसका 360 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है राइट आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 54 को देखोगे तो इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करना है। तो 17 दूनी 34 35, तो 35/17 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 35/17। इसके बाद दोस्तों भाग का उल्टा होता है गुणा, तो 7/10 का उल्टा हो जाएगा 10/7 गुणा 33 एकम 33 34/33। लीजिए दोस्तों काटिए, 17 दूनी 34, 7 पंचे 35, अब 5 10 10 10 100/34। तो यहाँ पे कितना है मित्रों 100/34। अब आप देखिए कि 100/33 सॉरी यहाँ पे 33 100/33। अब 100/33 यही देखिए 33 3 99 और 100, तो 3 सही 1/33 का राइट आंसर होगा। इसके बाद आप 55 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, मतलब दोस्तों ये इसकी चाल दी है, ये चाल दिया है और यहाँ पे दूरी ये दी है। तो आपको क्या करना है, समय निकालना। पहले तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो मतलब कि 90/72। अब इसको काटोगे 18 से, 18 दूनी 36, 18 चौके 72 और 18 पंचे 90, 5/4। अब 5/4 को आप जैसे कैसे काटोगे, 5/4 को आपको 5/4, तो इसको काटो तो 4 एकम 4, 1 बचा। दोस्तों 1 से 1/4 का मतलब क्या होता है जरा बताइए मित्रों। 1 से 1/4 का मतलब होता है 1.25। कितना 1.25। जब 1.25 होता है तो दोस्तों ये गाड़ी कब चली थी, 2:15 बजे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2:15 पे चली थी। और मित्रों 1.25 का मतलब होता है 1:15। आप इसको जोड़ोगे तो 15 15 30 और यहाँ पे 3, तो 3:30 पे ये पहुँच जाएगी। अब 3:30 पे आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 56 को देखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है, मतलब कि लंबाई बड़ी है, यहाँ पे दे भी रहा है। अब आप दोस्तों जो चौड़ाई है उसको x मान लो और लंबाई है उसको 23 चाहता है, तो x + 23 ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई। कह रहा यदि हॉल के फर्श का परिमाप, ओ मित्रों
आयत दे रहा, आयत का परिमाप दे रहा, तो आपको पता है आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। कितना दे दिए भैया ने? 206 दे दी भैया, 206 दे रहा है। तो अब मित्रों आपको 2 से काट देना है तो 103 आएगा ना। तो क्या हम यहाँ पे 103 लिख लें? चलो 103 लिख लेते हैं। अब ये तो कट गया, यहाँ पे 103 लिख लिया भैया। ए एल का मान कितना था? x प्लस 23 ज्यादा थी, प्लस ये b जो है वो कितनी है? x है। अब x और x 2x प्लस 23 बराबर 103, तो हम कह सकते हैं 2x प्लस 23 बराबर 103। और मित्रों अब 23 इससे क्या कर देंगे? घटा देंगे और 2 का भाग कर देंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर बी होगा। और ये बच्चा ये लगाया था, इसका ये आंसर नहीं होगा। इसके फर्श का तुम्हें क्षेत्रफल निकालना। पहले तो आपको दोस्तों इसकी चौड़ाई आएगी। अब चौड़ाई आएगी तो आपको क्या करना है? लंबाई गुणा, लंबाई तो आपको दी है, मतलब x का मान आ जाएगा। x में आप 23 जोड़ दोगे तो क्या निकल आएगी? आपकी लंबाई निकल आएगी। और x का मान चौड़ाई निकल के आ गया, लंबाई चौड़ाई आ गई। तो आपको सूत्र पता है ना क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, जो आयत का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर है 57 कह रहा 12 से 1/16 का दशमलव समतुल्य। तो मित्रों कुछ नहीं करना है आपको, 12 और 16 का गुणा कर देना, उसमें 1 जोड़ देना है और इसको 16 से भाग कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। अब अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8% वार्षिक दर से साधारण में, जो 8% वार्षिक दर दे रहा कि साधारण ब्याज कितने वर्ष में हमको समय निकालना है? 1500 रुपये, 1800 रुपये हो जाएंगे मित्रों। जो 1800 रुपये ये मिश्र धन है, 1500 रुपये मूलधन है। तो आप यहाँ से ब्याज निकाल सकती हो, इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा ब्याज 300 रुपये। अब ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 कर देना, तो इसका 2.5 वर्ष राइट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 59 को देखोगे, इसका एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसका एक ई दिख रहा है, अब दिख रहा है ना? लीजिए मैं थोड़ा सही से कर दूं। इसके बाद ये देखोगे आप, कह रहा है एक साइकिल की कीमत 20% की बढ़ोतरी पर उसकी खरीदारी या मांग 20% बढ़ जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। कह रहा कि दुकान की बिक्री पर इसका क्या असर पड़ेगा? तो सॉरी दोस्तों, मान लो उसके पास 100 साइकिल हैं और 100 लोग उसकी साइकिल खरीदते हैं। तो आप बताइए 100 साइकिल हैं और 100 लोगों ने खरीद, एक साइकिल की कीमत 100 रुपये, सॉरी एक साइकिल की कीमत 100 रुपये है और 100 साइकिल उसकी बिक जाती हैं, तो कितने की बिक गई? 10,000 की। अब सवाल कह रहा कि 20% घट गई भैया। अब वो साइकिल 80 बेच पाया और खरीद मांग बढ़ गई उसकी 20, तो 120 बिक गई। अब आप बताइए 12 8 96, मतलब यहाँ पे आएगा 9600। अब आप बताइए, पहले 10,000 की बिक जाती थी साइकिलें, अब 9,600 की बिक रही, घाटा लग गया। तो ये बढ़ोतरी गई, ये बढ़ोतरी गई, मतलब बी और डी तो हो ही नहीं सकता। घटा दो कि कितने का घाटा आया? 400 रुपया का। अब देखो आप मित्रों, 400 का घाटा आया कितने में? 10,000 में। कितने में? 10,000 में। और आपको प्रतिशत निकालना तो 100 का गुणा कर दोगे, दो जोड़ी 0, ये 2 जोड़ी से आपका 4 बचा। घाटा लगा था ना, आपका 4 घाटा कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब आप इसका लास्ट क्वेश्चन देखोगे तो मित्रों यहाँ पे जो लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल इजी है। 20 में 5 का भाग लगा देना है, 4 आएगा, ये भागे दिया है। 8 दूनी, यहाँ पे 2 जाऊँ कहते हो, मतलब आप 4 में 2 का भाग लगा दो, 2 आएगा ना। तो यहाँ इस पूरे का आंसर इतना है 2। अब यहाँ पे आएगा प्लस 8 का भाग लगा 16 में, 2 का गुणा कर दो तो सीधा 4, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणा में है ना, तो यहाँ पे आएगा 4 प्लस 2 5 10 गुणा 3 2 5। अरे भाई कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते? 10 लिख सकते। 10 ये रहा और 6 ये रहा, 10 और 6 16, ये रहा इसका करेक्ट आंसर। आई होप आप आकृति और मैथ इजीली समझ गए होंगे। अब बारी है हिंदी की, जो खंड 3 में हिंदी है। अब यहाँ पे आप अनुच्छेद देख रहे हैं।
अनुच्छेद कह रहा है कि एक बार हम गांव गए जहां अनेक परिवार अपने बनाए हुए चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। वहां हमें किसी परिवार के बनाए कृत्रिम फल और सब्जियां बहुत आकर्षित किया। दोस्तों, जो चिकनी मिट्टी से कुछ कृत्रिम फल का मतलब क्या होता है? नेचुरल फल नहीं, जिन्हें हम खा नहीं सकते, मतलब ऐसे फल जो सजावटी रूप में हम अपने घर में रख सकते हैं। तो कृत्रिम फल और सब्जियां बहुत आकर्षित किया। हमने वहाँ ऐसे उत्तम आकार और रंगों के बने सेब, संतरे और टमाटर, असली में उनको अंतर करना मुश्किल था। इससे हमें बहुत प्रशंसा हुई। अब यहाँ पे आपको इसका क्या करना है? टिक करने हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कुछ परिवार ने चिकनी मिट्टी के क्या बनाए थे? फल और सब्जियां बनाई थी। हमें मुश्किल से ही फल और असली में अंतर कर पाए। किसमें? मुश्किल से ही कृत्रिम फलों और असली में अंतर कर सके थे। इसके बाद ऐसे शब्द का जो यहाँ पे आंसर है वो दोस्तों ये आपके लिए, आप हमें बताइए कि इसका आंसर विशेषण होगा, क्रिया विशेषण होगा, या क्रिया होगी, या समुच्चयबोधक होगा। ये आप हमें कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन में थोड़ा हमें डाउट लग रहा है। इस 2-3 क्वेश्चन दोस्तों डाउट है वो आपके लिए है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर क्या होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 64 है, कह रहा भेद का समानार्थ भेद मीन्स अंतर। अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा प्रत्येक का वही अर्थ है जो हर एक, प्रत्येक मीन्स हर एक। इसके बाद अगला कह रहा अगला अनुच्छेद है, यह रविवार का दिन था। हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। निकट एक तालाब था। हरीश तैरना चाहता था। वह छपाक के साथ तालाब में कूद गया। तालाब के दूसरे छोर पर पानी की कुछ बतखें थीं। दूसरी साइड हरीश ठंडे पानी और हल्की धूप का आनंद लेते हुए तैर रहा था। अचानक उसने जोर की आवाज सुनी। पानी छितर गया। उसने चारों तरफ देखा तो किसी ने तालाब में गोता ही नहीं लगाया था और उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तो आपका जो क्वेश्चन है, आपका पहला, हरीश पार्क में अपने मित्रों के साथ। हरीश तालाब में कूदा, तैरने के लिए कूदा था ना। इसके बाद मौसम कैसा था? अब दोस्तों मौसम, जब आप बताइए पानी ठंडा कब लगता है? अब जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो पानी उतना ठंडा नहीं लगता है कि हाँ बढ़िया मज़ा आ गया, लेकिन ये तो हो नहीं सकता। थोड़ा गर्म, बहुत गर्म, अब बहुत ठंडा या वर्षा वाली। जबकि दोस्तों यहाँ पे वर्षा की कोई बात नहीं हो रही है ना। अब यहाँ पे पानी ठंडा था। अगर यहाँ बहुत ना लिखता तो इसका आंसर ठंडा सही था, बट अभी भी सही है क्योंकि वर्षा वाली इसमें कोई बात नहीं हो रही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हम कह सकते हैं कि सही है। तालाब में और कौन था? कुछ बतखें थी ना। गोता लगाने का अर्थ क्या है दोस्तों? अब देखिए, फिसलना तो होता नहीं है, न गिर जाना, न चढ़ना, कूदना होता ना। जब कूद गए हैं, गोता लगा, अब देखो फिसल गई, सरक गए, गिर गए। अरे फिसल गए, गिर गए, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। अब चढ़ना तो आप कह रहे हो कि वो है ही नहीं, तो क्या इसका आंसर होगा? कूदना। इसके बाद अब अगला अनुच्छेद है दोस्तों, ये आपको हो सकता साफ ना दिखे, मैं आपको पढ़ के सुनाई दे रहा हूँ दोस्तों, आपको कोई परेशानी ना हो, मैं परेशानी झेल सकता हूँ। सांप रेंगने वाले कहे जाने वाले प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। इस समूह में मगरमच्छ, छिपकली और कछुओं को भी शामिल किया जाता है। सांप वनों, मरुस्थलों और झीलों आदि सभी जगह पाए जाते हैं। वे साल भर बर्फ से ढके रहने वाले स्थानों पर जीवित नहीं रहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? इसके बाद सांपों की जो दृष्टि होती है वो बहुत कमजोर होती है। वह अपने क्षति से बचने और भोजन पाने के लिए अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हैं। कुछ सांप अपनी नाक से सूंघते हैं, पर अधिकतर सांप जीभ से सूंघते हैं। सांप का शरीर कोशिकाओं की परतों की बनी सड़कों से ढका रहता है। जो आप सांप की बॉडी में वो छल्ले दिखती रहती है ना, उससे ढका रहता है। वर्ष में कई बार सांप अपनी मृत चमड़ी बाहरी परत छोड़ देते हैं, जो कहते हैं उसने खाल छोड़ के रख दी, और नीचे तुरंत बाहरी परत का निर्माण कर देती हैं जो सांप की सुरक्षा करती हैं। अब पहला क्वेश्चन, सांपों को कहा जाता है रेंगने वाला। सांप कहाँ जीवित नहीं रहते हैं? अब ये आपको पता है कि बर्फ से जमे स्थानों पर। बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी था।
इसके बाद सांपों की कमज़ोर होती है, क्या कमज़ोर होती है, उनकी दृष्टि कमज़ोर होती है ना, इसलिए वो सूंघ कर अपने शिकार का पता लगाते हैं। इसके बाद सांप को चोट लगने से क्या बचाता है, उसकी चमड़ी बचाता है, उसकी सल्क बचाता है। ये मृत चमड़ी नहीं होगा, नाक और जीभ। अब मृत चमड़ी क्या बचाएगी, जब वो अलग ही कर दी तो उसकी क्या बचाती है मित्रों, सल्क बचाते हैं। जीवित रहना शब्द का अभिप्राय क्या है, तो आप पता है जीवित रहना ये तो होगा नहीं, जीना होता है। अब आप लास्ट के 5 क्वेश्चन और लास्ट अनुच्छेद आप देखोगे, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अनुच्छेद है कि दूध सबसे अच्छा भोजन है, इसमें पानी, चीनी, चर्बी, वसा, विटामिन, प्रोटीन होते हैं। लोग भिन्न भिन्न पशुओं के दूध पीते हैं। इंग्लैंड और अनेक ठंडे देशों में गाय होती है। अरब और मध्य एशिया जैसे गर्म शुष्क स्थानों में ऊंट होते हैं। भारत में गाय भैंस दोनों, अनेक स्थानों पर बकरियां होती हैं। और यहाँ पे यदि लोग गाय और अन्य पशु रखते तो उनके बहुत दूध मिलता है। दूध वे मक्खन और चीज बना सकते हैं। यह जरूरी है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध और विषाणु मुक्त होना चाहिए। दोस्तों, विषाणु मुक्त होना चाहिए। अशुद्ध दूध से मानव शरीर को लाभ की बजाय हानि अधिक होती है। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, लोग पशुओं का दूध पीते हैं, अलग अलग पशुओं का दूध पीते हैं ना, अब एक समान का थोड़ी। अब यहाँ पे स्थानों में ऊँट होते, किस स्थानों में, ठंडे में तो होगा नहीं, न जमे हुए में होगा, तो कैसे, गर्म है। आपको पता है जो रेगिस्तान होते हैं दोस्तों वो बहुत गर्म होते हैं, ये गर्मियों का समय है और इस तरह की गर्मियों में इन स्थानों में, रेगिस्तान में बहुत गर्मी पड़ती है और वहाँ पे ऊँट होते हैं। और अगला क्वेश्चन है, यदि लोग गाय और पशु रखते तो उन्हें क्या मिलता, बहुत सारा दूध मिलता है ना। अगला क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि यह खालिस्तान है जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध है, यह दोस्तों आवश्यक नहीं है ना। यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आवश्यक। यह आवश्यक है कि जिस दूध का हम उपयोग करते हैं वह शुद्ध हो, ये जरूरी होना चाहिए ना, हमें पता होना चाहिए। अब आपको पता, हानि का अर्थ है खालिस्तान के समान है। अब हानि का लाभ तो होगा नहीं, मरम्मत होगा नहीं, रुका हुआ स्तर होगा नहीं, हानि मीन्स क्षति। आई होप आपको यह नवोदय का पेपर कैसा लगा, आपको कमेंट करके जरूर बताना है और आपको ये भी बताना है कि हमारे वीडियो कैसा लगा। और मेरी तबीयत खराब होने के बावजूद मित्रों मैंने आपके लिए यह वीडियो बनाया, तो कुछ आपका प्यार मेरे लिए भी लाइक के तौर पर अगर आ जाए तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। और यह वीडियो आप उन बच्चों तक शेयर करें जो देखना चाहते हैं कि मैं कितने नंबर का अपना नवोदय पेपर करके आया हूँ और मेरा पेपर कितना गया। अब जैसे ही मित्रों कट ऑफ का पता चलेगा कि कितने नंबर में पास हो सकते हैं, कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। पेपर आपने देखा मित्रों कितना इजी था, बढ़िया पेपर था, सिंपल पेपर था, बढ़िया आकृति थी। तो आई होप आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर लास्ट। थैंक यू।